नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य, अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र। आज इस पर्यावरण दिवस के सुअवसर पर बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन विषयक पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, के अवसर पर अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र कोई न कोई जागरूकता कार्यक्रम लेकर आता है। इसी उपक्रम में आज हमारे साथ एक वक्ता के रूप में पॉडकास्ट के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर राजीव प्रताप सिंह जी, जो पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सह आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। आज हमारे साथ जो वक्ता जुड़ रहे हैं, उन्हें अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए ग्रीन टैलेंट पुरस्कार जर्मनी से, प्रोस्पर नेट यंग साइंटिस्ट अवार्ड और CN राव एजुकेशनल साइंटिस्ट अवार्ड इत्यादि विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। ऐसे ही आज के उत्कृष्ट वक्ता का हम यहाँ स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत है, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि इस वर्ष का जो थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो प्लास्टिक एक ऐसा समाज में जहर बन चुका है जो न कि जैव विविधता, पानी के स्रोत, वायु प्रदूषण, बल्कि अब हमारे नियमित जीवन श्रृंखला को भी वह जहर घोलता जा रहा है। तो सर, इन मुद्दों पर आज यह पॉडकास्ट और भी अत्यंत आवश्यक हो गया इस पर बात करना कि आखिर सरकार है, शिक्षण संस्थाएं हैं, बाकी सब संस्थाएं हैं, वो नियमित प्रदूषण को कम करने पर कार्य कर रही हैं, लेकिन फिर भी यह नित्य विकास से विनाश की ओर हमें ले जा रहा है, यह नित्य बढ़ता जा रहा है। तो इस पर सर हम कुछ सवाल आपसे चर्चा के माध्यम से करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण से जूझ रहे हैं। तो इस उपक्रम में प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा सकता है या कितना पहुंचा रहा है, इसका आगे क्या रूपरेखा हो सकती है, कितनी विभीषिका ये फैला सकता है, इन विषयों पर सर आप क्या समझते हैं? मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे समस्या की जो हमारे जीवन में चुपचाप जहर घोल रहा है। वो है प्लास्टिक प्रदूषण। ये समस्या केवल कचरे की ही नहीं है, बल्कि ये हमारी धरती, हमारे जल स्रोत, हमारे खान पान और एवं हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। भारतवर्ष में अनुमानतः 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा प्रतिवर्ष उत्पन्न हो रहा है, जी। जिससे यह विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा उत्पादन देश बन चुका है इस समय। प्लास्टिक कचरे से निपटना केवल सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि किसी भी समस्या से बचाव भी एक निदान होता है। हम प्लास्टिक का कम उपयोग करके सिस्टम पे उससे निपटने में जो लोड है उसको कम कर सकते हैं। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि 2021 का जो डेटा है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति 15 किलो से ज्यादा का उत्सर्जन कर रहा है, प्लास्टिक का उपयोग कर रहा है। तो सर, दैनिक जीवन में जो हम लोग इतना प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, इससे पर्यावरण का संकट कितना गंभीर होता जा रहा है, इस पर थोड़ा सा आप हमें विचार अपना दें। आजकल के उपभोक्ता जीवन में प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही आम हो गया है। जी। कुछ लोगों ने इसकी आदत डाल ली है, लेकिन ये प्लास्टिक धीरे धीरे हमारी धरती और जलवायु को नुकसान पहुंचा रही है। शादी एवं संगोष्ठी में प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के बैनर का उपयोग बहुत ही आम हो गया है। जी। आजकल कागज की जगह प्लास्टिक का ने ले लिया है। सभी मंडियों में से लेकर मिठाई की दुकान तक प्लास्टिक की थैलियाँ और पैकेजिंग सामग्री हर जगह नजर आती है। इनका सही निस्तारण न होने के कारण ये नालियों को जाम करती हैं और बरसात के मौसम में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न करती हैं। कभी कभी कुछ लोग प्लास्टिक को जला के उसके निस्तारण की एक विधि मानते हैं, लेकिन प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उसको जलाने से वायु प्रदूषण होता है और तमाम तरह की जहरीली गैसें निकलती हैं, जिसमें पॉलीमेट्रिक हाइड्रोकार्बन, बिस्फेनाइल, थाइलेट, जो कहीं न कहीं कैंसर काज़िक होती हैं, कहीं न कहीं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करती हैं और हमारे स्वास्थ्य पे भी वो दुष्प्रभाव छोड़ती हैं। सर, प्लास्टिक की रोकथाम के लिए जहाँ तक हम लोगों को लगता है कि शासन और प्रशासन द्वारा इसके रोकथाम के लिए लगातार बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, दुकानदारों को बहुत सारी एडवाइजरी दी जाती है,
लोगों में भी जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो सर, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रतिबंध पर क्या होना चाहिए? या सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है? या इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं? इस पर थोड़ा-सा आप विचार रखना दीजिए। सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो एक बार यूज़ के बाद बेकार हो जाती है, जी, जिसका उपयोग नहीं कर सकते। कई दुकानदार अब प्लास्टिक की थैलियों की जगह कागज़ के थैले या कपड़े से बने हुए थैले का प्रयोग कर रहे हैं। जी, हालाँकि छोटे दुकानदारों के लिए यह बदलाव आसान नहीं है। जागरूकता के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्लीन वाराणसी अभियान के तहत स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को प्लास्टिक थैली न ले जाने की शपथ दिलाई जा रही है। ये अभियान विभिन्न शहरों में भी इसी रूप में चलाया जा रहा है। जी। हमें प्लास्टिक के गिलास, झंडे, प्लास्टिक के बैनर के इस्तेमाल से बचना चाहिए और कई शहरों में और विश्व स्तर पे भी बहुत जगह स्ट्रॉ, जो हम कहीं न कहीं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, उसको भी बैन लगाया गया है। आजकल आप देखिएगा मार्केट में कागज़ के स्ट्रॉ मिल रहे हैं। जी। इन छोटे-छोटे उपायों से हम गहरा प्रभाव डाल सकते हैं और कहीं न कहीं पर्यावरण को बचा सकते हैं। जी सर, जैसा कि आपने बताया सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रतिबंध पर कि 1 जुलाई 2022 से सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सर, जैसा हम व्यावहारिकता में सामने देखते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक तो लग गया, असर भी दिख रहा है, लेकिन इसका जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसका निस्तारण कैसे करें? ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। इस पे क्या करना चाहिए? किसी भी शहर में कचरा प्रबंधन तभी सफल हो सकता है जब आमजन उसमें सक्रिय भागीदारी निभाए। नगर निगम कुछ क्षेत्रों में पृथक्करण के लिए हरे, लाल और नीले के रंग के डस्टबिन लगाए हैं, परंतु अधिकतर लोग उसे कैसे प्रयोग करना है, कौन सा कचरा किस डस्टबिन में डालना है, नहीं जानते हैं। इसके लिए सामूहिक प्रशिक्षण एवं स्थानीय स्वयंसेवकों की भागीदारी बहुत ही जरूरी है। साथ ही कचरे को रिसाइकिल करने के लिए छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि कुछ निजी संस्थाएं प्लास्टिक से इको ब्रिक्स या पुराने कपड़ों से थैलियाँ बनाती हैं जी। और जगह-जगह डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और लोग प्लास्टिक की जगह उनका उपयोग कर सकते हैं। सर, जैसा कि हम लोग शिक्षा संस्थानों से जुड़े हुए हैं, तो प्लास्टिक प्रबंधन है, उसके प्रदूषण को नियंत्रित करना है, अपशिष्ट का निस्तारण करना है। तो शिक्षा संस्थाएँ इसमें कैसे अपना सहभागिता कर सकती हैं? क्या वो अपना उसमें रोल निभा सकते हैं? शिक्षा संस्थान बच्चों और युवाओं के चरित्र निर्माण का केंद्र होते हैं। वाराणसी के सेंट्रल हिंदू स्कूल ने प्लास्टिक मुक्त परिसर की दिशा में सराहनीय कदम उठाया है, जैसे कि छात्रों से पानी की बोतल घर से लाना अनिवार्य है। प्लास्टिक से बनी स्टेशनरियों का बहिष्कार किया गया है। कॉलेजों में इको क्लब, ग्रीन कैंपेन चलाया जाता है, जिससे छात्रों को स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन की अवधारणा सिखाई जा रही है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि हमारे कुछ स्कूल, कॉलेज इको ग्रीन कैंपस और क्लीन कैंपस नाम से जागरूकता चला रहे हैं और उसमें काफ़ी आगे भी बढ़ रहे हैं। सर, क्या भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक से संबंधित या वेस्ट मैनेजमेंट कोई रूल्स या कोई कार्यक्रम या कोई ऐसी नियमावली, अधिनियमावली ऐसा कुछ है? यदि है तो उसका क्या महत्व है? क्या प्रभाव पड़ रहा है? भारत सरकार ने समय-समय पे प्लास्टिक से रिलेटेड कई नियम बनाए हैं। तात्कालिक रूप में जो नियम बना है, वो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम यानी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है और इसका संशोधन 2022 में किया गया था। हमारे देश में प्लास्टिक के उपयोग और उसके निस्तारण की दिशा यह नियम तय करता है। यह नियम न सिर्फ सरकार के लिए है, बल्कि आम जनता, उद्योगों और दुकानदारों के लिए भी दिशा निर्देश तय करता है। इसमें एक बहुत ही आम प्रावधान है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर). जिसका मतलब है कि जो कंपनियां प्लास्टिक उत्पादन बना रही हैं, उन्हें उस प्लास्टिक के निस्तारण और रिसाइकलिंग के लिए भी जिम्मेदारी उठानी होगी। अब उत्पाद को सिर्फ बेच के उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। वाराणसी में भी इसका असर दिखने लगा है। उदाहरण के तौर पे कुछ प्रमुख रिटेल चेन अब ग्राहकों को प्लास्टिक की जगह कपड़े के या कागज के थैले दे रहे हैं।
ठीक है, वो कुछ चार्ज लेते हैं, मगर कहीं न कहीं प्लास्टिक का वेस्ट जनरेशन जो जो पहले हो रहा था, उसको मिनिमाइज़ करने में ये एक अहम योगदान है। साथ ही नगर निगम ने वाराणसी में प्लास्टिक संग्रहण केंद्र, प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर्स की स्थापना शुरू की है, जहां आम और नागरिक अपने उपयोग किए गए प्लास्टिक को जमा कर सकते हैं। इस नियम का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये स्रोतों पर नियंत्रण को बढ़ावा देते हैं। मतलब हम जितना कम प्लास्टिक प्रयोग करेंगे, उतना ही कम प्रदूषण होगा। इसके लिए यह नियम हम सबको अपने उपयोग की आदतों को समीक्षा करने का अवसर भी प्रदान करता है। साफ तौर पे अगर हम कहें तो यह कानून केवल सरकार का ही नहीं, हम सबका दायित्व भी तय करता है। अगर वाराणसी जैसे धार्मिक एवं ऐतिहासिक शहर में इस नियम का पालन पूर्ण निष्ठा से किया जाए, तो ये बाकी देशों के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। सर, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपने बताया। तो क्या हमारे पास प्लास्टिक का कोई और विकल्प भी है? जैसे हम लोग काफ़ी समाज में बायोडिग्रेडेबल के बारे में, उनके विकल्पों के बारे में काफ़ी कुछ सुनते हैं। तो वो कौन-कौन से विकल्प हैं सर? उनका क्या महत्व है? उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है? बायोडिग्रेडेबल रूप से विघटित होने वाले बहुत सारे विकल्प हैं। प्लास्टिक की जगह लेने वाले ये विकल्प न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य की भी सुरक्षा करते हैं और ये पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण से भी जुड़े हैं। आजकल बाजार में कई विकल्प हैं, जैसे कागज की थैलियाँ, कपड़े के झोले, बांस से बने ब्रश या बॉटल, नारियल के खोल से बने कटोरे, पत्ते से बने दोने, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग जो कि स्टार्च से बनाया जाता है, स्टार्च प्लांट से ही निकलता है। वे ये विकल्प थोड़े महंगे जरूर हो सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप से पर्यावरण और स्वार्थ दोनों के लिए फायदेमंद। तो यहाँ घाटों पर बहुत ही सकारात्मक बदलाव देखा गया है। 80 घाट, दशाश्वमेध घाट जैसे प्रमुख स्थानों पे अब कई दुकानदार प्लास्टिक की जगह कागज के दोने या फिर कपड़े के थैले का उपयोग कर रहे हैं। जी, पूजा का प्रसाद कहीं न कहीं कपड़े के थैलों में दिया जाता है जी। या केले के पत्ते लपेट के दिया जाता है। इन घाटों पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय या अन्य संस्थानों से जुड़े हुए कुछ छात्र छुट्टियों में रविवार पे के दिन या अन्य छुट्टियों पे कैंपेन चलाते हैं और कहीं न कहीं प्लास्टिक या अन्य जो कचरे होते हैं, उसको संग्रहित करके कहीं न कहीं जो नगर निगम या अन्य संस्थानों के काम को बढ़ावा देते हैं। भारतीय परंपरा काफ़ी समृद्ध रही है, काफ़ी प्रभावशील रही है। सर, प्लास्टिक का उपयोग हम आज वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में भी बहुत सारे ऐसे विकल्प रहे होंगे, जिनका उपयोग हम आज के समय में कर सकते हैं। उनकी प्रासंगिकता आज के समय में हो सकती है। आधुनिक संदर्भ में सर जब हम उसकी बात करते हैं, तो कितना महत्व हो सकता है उसका? क्या प्रासंगिकता हो सकती है? हमारी पारंपरिक भारतीय जीवन शैली में प्लास्टिक रहित काफ़ी विकल्प मौजूद रहे हैं। हमारे पूर्वज मिट्टी के बर्तन, पत्ते, पत्तल, झोले का प्रयोग करते हैं, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए हुए। आज फिर उन्हीं संसाधनों की ओर हमें देखने की ज़रूरत है और लौटने की ज़रूरत है। वाराणसी की गलियों में अब भी कुछ चाय की दुकानें कुल्हड़, पत्तल के दोने आदि का प्रयोग करती हैं। यह परंपरा और पर्यावरण दोनों का सम्मान है। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है और अगले दशक में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की होने वाली है। तो सर, पर्यावरण संरक्षण में और प्लास्टिक के प्रदूषण को कम करने में युवाओं की, विद्यार्थियों की क्या भूमिका हो सकती है? इस पर भी थोड़ा विचार करके अपनी सर चर्चा करें। जैसा कि हम जानते हैं, युवा किसी भी समाज की ऊर्जा और परिवर्तन का केंद्र होते हैं। अगर सही दिशा दी जाए, तो यही युवा पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। वाराणसी जैसी ऐतिहासिक और धार्मिक शहर में, जहाँ पर्यटन, श्रद्धालु और विद्यार्थी बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं, युवाओं की भागीदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरण के लिए वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों ने नो प्लास्टिक डे, क्लीन घाट मिशन और गंगा सफाई अभियान इत्यादि में सक्रिय भागीदारी निभाई है। बीएचयू के कुछ छात्र छात्राएं हर रविवार को 80 घाट पर इकट्ठा होते हैं और घाटों से प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट, पॉलिथीन और अन्य
कचरा इकट्ठा करते हैं। वे न सिर्फ सफाई में अहम योगदान देते हैं, बल्कि घाटों पर घूमने वालों को पर्यावरण जागरूकता से जोड़ते हैं एवं समझाते हैं। कुछ छात्र अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बिफोर एंड आफ्टर क्लीनअप की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते हैं, जिससे ये संदेश दूर-दूर तक पहुंचता है। ये भी एक जन जागरूकता का एक अहम माध्यम हो सकता है। इसके अलावा युवाओं ने डिजिटल माध्यम से भी गहरा प्रभाव डाला है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर वे प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे रीयूजेबल बोतलें, कपड़े के झोले, बायोडिग्रेडेबल टूथब्रश आदि का प्रचार प्रसार करते हैं। वाराणसी के कुछ स्टार्टअप भी युवाओं के नेतृत्व में शुरू किए गए हैं, जो रिसाइकिल प्लास्टिक से टाइल्स, पेन स्टैंड और सजावटी सामान बना रहे हैं। इससे न केवल प्लास्टिक का पुनर्उपयोग हो रहा है, बल्कि आजीविका के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं, युवा सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, पर्यावरण योद्धा के रूप में अहम योगदान दे रहे हैं। अगर उन्हें मार्गदर्शन और समर्थन मिले, तो हमारे शहर और देश दोनों को प्लास्टिक से मुक्ति मिल सकती है। आपने विद्यार्थियों और युवाओं की बात की। सर, शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के शिक्षक हों, स्कूल शिक्षा के शिक्षक हों या शिक्षक प्रशिक्षक हों, इनकी इसमें क्या भूमिका हो सकती है? पर्यावरण संरक्षण में शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षक केवल सूचना देने का सीमित माध्यम नहीं है, बल्कि वे प्रेरणा का स्रोत भी हैं। शिक्षक समाज में परिवर्तन के वाहक होते हैं। जब वे कक्षा में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल यानी टिकाऊ जीवन शैली, प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभाव एवं जैविक विकल्पों के लाभ पर चर्चा करते हैं, तो विद्यार्थी केवल सुनते ही नहीं, बल्कि व्यवहार में अपनाते हैं। शिक्षक अपने आचरण से भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दे सकते हैं, जैसे स्वयं प्लास्टिक का उपयोग न करना, रियूजेबल बॉटल या थैले लेके आना। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हाल ही में पर्यावरण शिक्षा को कई नए पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है, जैसे कि बीएड, एमएड एवं उच्च शिक्षा के अन्य पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इत्यादि की जानकारी दी जा रही है। शिक्षक प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग के दौरान ग्रीन टीचिंग प्रैक्टिसेस सिखाई जा रही है, जिससे वे आगे जाकर अपने विद्यार्थियों में यह संस्कार विकसित कर सकें। इसके अलावा कुछ कॉलेजों में शिक्षक ग्रीन क्लब्स या एनवायरमेंटल सेल की स्थापना कर रहे हैं, जहां विद्यार्थी मिलकर प्लास्टिक फ्री कैंपस, वृक्षारोपण और घाटों की सफाई आदि कार्यक्रम चला रहे हैं। शिक्षक न केवल ज्ञान देते हैं, बल्कि विचार और दृष्टिकोण भी गढ़ते हैं। इसलिए यदि शिक्षक इस दिशा में कदम उठाएं, तो छात्र न केवल परीक्षा पास करेंगे, बल्कि पर्यावरण को बचाने में सक्रिय योगदान भी देंगे। इसलिए यह जरूरी है कि शिक्षक खुद भी प्लास्टिक रहित जीवन शैली को अपनाएं और उसे अपने शिक्षण में समाहित करें। यही असली शिक्षा है, जो जीवन को दिशा देती है। अंत में सर, पर्यावरण विशेषज्ञ के रूप में आप विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रशासकों, नीति निर्माताओं और समाज के हर वर्ग के उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एक पर्यावरण विशेषज्ञ के तौर पर मेरा आप सभी से ये विनम्र निवेदन है कि यह समय केवल चिंतन करने का ही नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने का भी है। प्लास्टिक प्रदूषण कोई दूर की समस्या नहीं, ये हमारे घरों, स्कूलों, सड़कों और पवित्र नदियों तक पहुंच चुकी है। हम सबकी एक छोटी सी लापरवाही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा संकट बन सकती है। मेरा स्पष्ट संदेश है, अगर हम सब मिलकर प्लास्टिक के उपयोग को कम करें, अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे व्यावहारिक बदलाव लाएं, जैसे कि कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना, एक ही बोतल का बार बार उपयोग करना, प्लास्टिक के बजाय मिट्टी या स्टील के बर्तनों को प्राथमिकता देना, तो हम एक स्वच्छ, हरित और टिकाऊ भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। वाराणसी जैसी ऐतिहासिक नगरी, जिसे मोक्ष की भूमि कहा जाता है, उसका संरक्षण केवल मंदिरों की सफाई से ही नहीं होगा, बल्कि गंगा तट, गलियों और घाटों सहित स्थानों की सफाई एवं प्लास्टिक की मुक्त करने से होगा। अगर गंगा में प्लास्टिक बहता रहेगा, तो हमारी आस्था और संस्कृति दोनों प्रदूषित होगी। इसलिए शिक्षक ज्ञान से, विद्यार्थी ऊर्जा से और शासन व्यवस्था से तथा आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी से इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ सरकारी कानून ही नहीं, बल्कि जन भागीदारी एक असली परिवर्तन ला सकती है।
आज ज़रूरत है मैं क्यों करूँ से बाहर निकलकर मैं कैसे करूँ की सोच अपनाने की। क्योंकि जब हम हर घर से एक बदलाव शुरू होगा, तभी पूरा देश बदलेगा। जी सर, जैसा कि आपने प्लास्टिक के विभिन्न आयामों की चर्चा की, प्लास्टिक आज प्रदूषण का कारण है, साथ ही वो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के भी कारण बन रहे हैं। सर, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल इत्यादि निकाल दिया है। अब हम लोगों को आवश्यकता है उन तय किए गए नियमों पर चलने की, उनके अनुपालन करने की। आपने जैसा बताया कि आज छात्र केवल युवा नहीं है, बल्कि वो पर्यावरण योद्धा भी है और वो चाहे तो पर्यावरण के क्षेत्र में भी क्रांति ला सकता है। वहीं ग्रीन टीचिंग प्रैक्टिसेस से भी शिक्षक भी पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और यदि लोग मैं क्यों करूँ से बाहर निकलकर मैं कैसे शुरू करूँ की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही हम प्लास्टिक प्रदूषण से निजात पा सकते हैं। आज पर्यावरण क्षरण का जो सबसे मुख्य कारण है वह है मनुष्य और मनुष्य का स्वार्थ। हम पर्यावरण का लगातार दोहन तो कर रहे हैं, पर क्या यह प्रश्न हम स्वयं से पूछ रहे हैं कि हमने पर्यावरण को क्या दिया? आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर राजीव प्रताप सिंह जी उपस्थित रहे। हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आज के इस पर्यावरण संबंधित चर्चा में आपने जो संदेश दिए हैं, विशेष करके समाज के हर वर्ग, वस्तुतः विद्यार्थी समुदाय तथा शिक्षक समुदाय इससे अत्यंत ही लाभान्वित होगा और मैं आशा करता हूं कि पर्यावरण संरक्षण की ओर हम इसका गंभीरता से अनुपालन करेंगे। धन्यवाद।